दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां पर। आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक ट्रिप की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस सफर की जो हमें कश्मीर ले जाने के बहाने हमारी सोच, हमारी हिम्मत और हमारी आत्मा तक को हिला देने वाला था। मैं आज भी सोचता हूं, काश उस दिन हमने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया होता। मेरा नाम आदित्य है। कॉलेज का आखिरी साल था। जिंदगी पहली बार हल्की लग रही थी। ना एग्जाम का डर, ना घर की जिम्मेदारियां, बस दोस्त, मस्ती और घूमने का सपना। हम 4 दोस्त थे। मैं, रोहित, समीर और अंकुर। अंकुर थोड़ा अलग था। कम बोलता था, ज्यादा देखता था। और अजीब बात यह थी कि वो हर जगह की डरावनी बातें पहले से जानता था, जैसे किसी ने उसे सब दिखा दिया हो। प्लान कश्मीर का था। सर्द हवा, बर्फ से ढकी वादियां, झीलें और वो सुकून जो रील्स में दिखता है। रोहित की गाड़ी थी पुरानी लेकिन भरोसेमंद। हमने तय किया रोड ट्रिप करेंगे, असली मजा उसी में है। घर से निकलते वक्त माँ ने कहा था, रात में सफर मत करना। मैं हंस दिया था। आज सोचता हूं, मां शायद जानती थी। पहला दिन बिल्कुल नॉर्मल गया। हंसी, गाने, फोटो, पेट्रोल पंप और बेकार की बहसें। शाम ढलते ढलते ठंड बढ़ने लगी थी। सड़क सुनसान होने लगी थी। तभी समीर ने कहा, यार चाय पी लेते हैं। हमें एक पुराना सा ढाबा दिखा। पीली बल्ब की रोशनी, लकड़ी की बेंच और आसपास अजीब सा सन्नाटा। हम चारों बैठ गए। 4 कुल्हड़ चाय। भाप उठ रही थी। तभी ढाबे वाले ने धीरे से पूछा, रात को आगे जाना है? रोहित ने हंसते हुए कहा, हां कश्मीर जा रहे हैं। ढाबे वाला कुछ नहीं बोला, बस अंदर चला गया। और तभी अंकुर ने चाय का कुल्हड़ नीचे रखा। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। उसने कहा, तुम लोगों ने कभी कश्मीर की रात की वीडियो देखी है? मैंने कहा, मत शुरू कर यार। अंकुर बोला, वीडियो में आवाज आती है जैसे कोई औरत रो रही हो। कभी हंसती है और कभी नाम लेकर बुलाती है। समीर ने मजाक उड़ाया, अबे डराने लगा। अंकुर ने मोबाइल निकाला, एक वीडियो चलाया। वीडियो में सड़क थी, चारों तरफ अंधेरा और बैकग्राउंड में एक आवाज इतनी हल्की, इतनी ठंडी कि मेरी रीढ़ में सेंध दौड़ गई। अंकुर बोला, कहते हैं रात में वहां सफर कोई नहीं करता। रोहित ने पूछा, क्यों? अंकुर की आंखें सड़क की तरफ थी। उसने कहा, क्योंकि रात में सड़क इंसान हो जाती है। हम हंस नहीं पाए। उसने आगे कहा, औरत दिखाई देती है सड़क किनारे खड़ी सफेद कपड़ों में। अगर गाड़ी रोकी तो वो गायब हो जाती है। उसी पल मेरे मोबाइल का नेटवर्क चला गया। मैंने स्क्रीन देखी, नो सर्विस। समीर ने कहा, मेरा भी। रोहित ने गाड़ी स्टार्ट की। रेडियो नहीं चल रहा था। ढाबे वाले ने दूर से चिल्लाकर कहा, बेटा अगर आगे जाना ही है तो सूरज निकलने से पहले मत रुकना। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, हंसने की कोशिश की, लेकिन सच ये था, डर पहली बार दिल में उतर चुका था और हमें पता नहीं था। ये डर तो सिर्फ शुरुआत थी। कश्मीर अभी दूर था और छलावा हमारे बिल्कुल पास ढाबे से। निकलते वक्त मेरे दिल में अजीब सी घबराहट थी, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि डर को मान लेना सबसे मुश्किल होता है, खासकर दोस्तों के सामने। हम चारों गाड़ी में बैठे। रोहित ने स्टीयरिंग संभाली। समीर आगे की सीट पर बैठा। अंकुर पीछे मेरी बगल में चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे वो पहले से जानता हो कि आगे क्या दिखने वाला है। गाड़ी आगे बढ़ी तो ढाबे की पीली रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटती चली गई, और उसके साथ ही वो इंसानी आवाजें भी, जो अब मेरे दिमाग में गूंजने लगी थी। सड़क इतनी खाली थी कि लगता था जैसे हम किसी ऐसी जगह आ गए हो जहां जिंदगी कभी रही नहीं। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी परछाइयां हेडलाइट में
ऐसे दिख रही थी जैसे कोई खड़ा होकर हमें देख रहा हो। ठंडी हवा गाड़ी के अंदर तक घुस आई थी और मैंने महसूस किया कि अंकुर की उंगलियां लगातार हिल रही थी, जैसे वो कुछ गिन रहा हो या किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बिना मेरी तरफ देखे बस इतना कहा, रात शुरू हो गई है। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई। कुछ दूर जाने के बाद अचानक गाड़ी के आगे धुंध सी छा गई, इतनी घनी कि हेडलाइट भी कमजोर पड़ने लगी। रोहित ने स्पीड कम कर दी। रेडियो अब भी बंद था, मोबाइल में अब भी नेटवर्क नहीं था और यह बात हमें बेचैन कर रही थी। तभी समीर ने अचानक आगे इशारा किया और बोला, वो देखो, सड़क किनारे कौन है? मैंने देखा, एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी अंकुर ने ढाबे पर बताई थी। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल और चेहरा झुका हुआ। गाड़ी के पास आते ही मेरी सांसें तेज हो गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में आवाज आने लगी। रोहित ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन अंकुर चिल्लाया, मत रोक, गाड़ी मत रोक। उसकी आवाज में इतना डर था कि रोहित ने तुरंत एक्सीलरेटर दबा दिया। हम उस औरत के पास से निकले और जैसे ही पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। सड़क खाली थी, जैसे कभी कोई खड़ा ही ना हो। मेरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई और समीर ने धीरे से कहा, यार ये मजाक नहीं है। तभी मेरे मोबाइल पर 1 सेकंड के लिए नेटवर्क आया और अपने आप एक वीडियो चलने लगा। वही वीडियो जो अंकुर ने ढाबे पर दिखाया था, लेकिन इस बार आवाज साफ थी। एक औरत की आवाज जो धीरे धीरे मेरा नाम ले रही थी, आदित्य, आदित्य। मैंने मोबाइल फेंक दिया। अंकुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अब समझे क्यों इसे छलावा कहते हैं। कश्मीर की रात सच्चाई नहीं दिखाती, सिर्फ वही दिखाती है जो तुम्हें तोड़ दे। गाड़ी आगे बढ़ती रही, लेकिन मुझे लग रहा था कि सड़क लंबी नहीं हो रही, बल्कि घूम घूम कर हमें उसी जगह वापस ला रही है, जैसे हम कहीं जा ही नहीं रहे हो, जैसे हम पहले ही पहुंच चुके हो। और तभी दूर अंधेरे में एक टूटी हुई होटल की इमारत दिखाई दी और रोहित ने कहा, यार आज यही रुकना पड़ेगा, क्योंकि आगे कुछ नहीं दिख रहा था और मुझे नहीं पता था कि उस होटल में रुकना हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। होटल के नाम पर जो इमारत हमारे सामने खड़ी थी, वो किसी कब्र की तरह खामोश थी। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे गेट के पीछे, अंधेरा और हवा में ऐसी ठंडक जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। रोहित ने गाड़ी रोकी तो इंजन की आवाज अचानक बहुत तेज लगने लगी और फिर बंद होते ही सन्नाटा ऐसा छाया कि मेरे कानों में सीटी बजने लगी। हम चारों कुछ सेकंड तक ऐसे ही बैठे रहे, जैसे अगर हिले तो कुछ बुरा हो जाएगा। समीर ने सबसे पहले दरवाजा खोला और जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, दूर कहीं से कंकड़ लुढ़कने की आवाज आई। मैंने टॉर्च जलाई तो रोशनी सीधे होटल के अंदर चली गई, जहां धूल के गुबार में एक रिसेप्शन जैसा काउंटर दिख रहा था, जिस पर टूटी घंटी रखी थी। अंकुर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, यहां कोई रहता नहीं है, पर रात में यहां रुकने वाले अकेले भी नहीं होते। उसकी बात सुनकर मेरी पीठ में ठंड दौड़ गई। हमने गाड़ी से बैग निकाले और अंदर घुसे तो दरवाजा अपने आप चरमरा कर बंद हो गया, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। अंदर घुसते ही सड़े हुए लकड़ी और नमी की बदबू ने सांस भारी कर दी। मैंने देखा, दीवारों पर पुराने पोस्टर थे, जिन पर कश्मीर की हरी भरी तस्वीरें थी, लेकिन किसी ने सभी चेहरों की आंखें खुरच दी थी। समीर ने मजाक करने की कोशिश की, पर उसकी हंसी अधूरी रह गई। तभी काउंटर के पीछे से घंटी अपने आप बज उठी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और हर बार आवाज पहले से ज्यादा पास आती लग रही थी। रोहित ने कहा, कोई है, और उसकी आवाज खुद उसे भी डरा गई। जवाब में ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आहट आई, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर घिसट रहा हो।
अंकुर ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, ऊपर मत जाना। लेकिन तभी सीढ़ियों के पास एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो परछाई दीवार में घुल गई और वहां बस गीले पैरों के निशान रह गए जो रिसेप्शन से होते हुए सीधे हमारे पास तक आ रहे थे। मेरे सीने में घबराहट इतनी बढ़ गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी समीर के मोबाइल में अचानक नेटवर्क आ गया और स्क्रीन पर लिखा आया, इनकमिंग कॉल। लेकिन नंबर की जगह सिर्फ एक शब्द था। सड़क उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ वही औरत की आवाज थी जो अब साफ हंस रही थी और बोल रही थी, रुक जाओ, सफर खत्म हो गया है। उसी पल बाहर हवा तेज चली और होटल की सारी खिड़कियां एक साथ बज उठी जैसे कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। अंकुर चिल्लाया, गाड़ी की चाबी दो, अभी निकलते हैं। लेकिन रोहित की जेब से चाबी गायब थी और तभी मुझे एहसास हुआ कि ये जगह हमें जाने नहीं देने वाली थी, क्योंकि बाहर जो सड़क थी वो अब सीधी नहीं थी। वो मुड़कर होटल के चारों तरफ घूम रही थी जैसे हमें घेर रही हो। और मुझे पहली बार लगा कि कश्मीर की ये रात सिर्फ छलावा नहीं बल्कि एक जाल है जिसमें हम चारों फंस चुके हैं। मेरी सांसें बेकाबू हो रही थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। रोहित लगातार अपनी जेबें टटोल रहा था जैसे चाबी वहीं से अचानक निकल आएगी, लेकिन हर बार उसकी उंगलियां खाली लौट आती थी। समीर का चेहरा पसीने से भीग चुका था और उसकी आंखें बार बार होटल के दरवाजे और सीढ़ियों के बीच घूम रही थी, जैसे दोनों में से कोई भी पल भर में जिंदा हो उठेगा। अंकुर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, यहां डर को दिखाना नहीं है, ये जगह डर से ताकत लेती है। लेकिन उसकी आवाज खुद कांप रही थी। बाहर हवा अब सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा नहीं बल्कि कोई सांस ले रहा हो। होटल की छत से अचानक कुछ गिरने की आवाज आई और धूल का गुबार हमारे चारों तरफ फैल गया। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा ऊपर की मंजिल की रेलिंग के पास कोई खड़ा है, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले, बस हमें देखता हुआ। मैंने रोहित को इशारा किया, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा वो आकृति गायब हो चुकी थी और उसी पल पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वो हंसी इंसानी नहीं थी, उसमें खुशी नहीं थी, बस मजा था, जैसे कोई हमारा डर छक रहा हो। समीर ने कहा, यार हमें यहां से निकलना ही होगा, और वो दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन दरवाजा अब वहां था ही नहीं। जहां हमने बंद होते देखा था उसकी जगह एक पुरानी दीवार खड़ी थी जिस पर सीमेंट अभी भी गीला लग रहा था, जैसे अभी अभी बनाया गया हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। अंकुर ने बुदबुदाते हुए कहा, यह रास्ते बदलती है, ये जगह खुद को नया बना लेती है। तभी रिसेप्शन के काउंटर पर रखी घंटी फिर से बजने लगी और इस बार उसके साथ एक आवाज आई, बहुत पास से, आदित्य। रोहित, समीर, अंकुर। उसने हम चारों के नाम एक एक करके लिए और हर नाम के साथ उसकी आवाज और करीब आती गई। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कान के पास खड़ा है। मैंने पलट कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन मेरी गर्दन पर ठंडी सांस साफ महसूस हो रही थी। रोहित अचानक बोला, मुझे चाबी दिख रही है, और उसने रिसेप्शन के नीचे अंधेरे की तरफ इशारा किया। मैंने झुक कर देखा, वहां सच में गाड़ी की चाबी रखी थी, लेकिन उसके चारों तरफ गीले पैरों के निशान थे जो ऊपर की सीढ़ियों की तरफ जाते थे। अंकुर ने चिल्लाकर कहा, उसे मत छू, लेकिन रोहित पहले ही हाथ बढ़ा चुका था। जैसे ही उसकी उंगलियां चाबी से टकराई, होटल की सारी लाइटें एक साथ जल उठी और हमारी आंखों के सामने पूरा हाल बदल गया। दीवारों पर अब पोस्टर नहीं थे, बल्कि खून से बने हाथों के निशान थे। फर्श पर कई घिसटने के निशान थे और सामने की दीवार पर बड़े बड़े टेढ़े अक्षरों में लिखा था, लौटने का रास्ता रात में नहीं खुलता। तभी ऊपर से
किसी के उतरने की आवाज आई। इस बार परछाई नहीं थी। एक औरत सीढ़ियां उतर रही थी, सफेद कपड़ों में लंबे बालों से चेहरा ढका हुआ। हर कदम के साथ उसकी हड्डियों के छटकने की आवाज आ रही थी और वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी, जैसे उसे पता हो कि भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वो औरत हमारी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे वो चल नहीं रही हो बल्कि फिसल रही हो। उसके सफेद कपड़े अब सफेद नहीं रहे थे, उन पर काले और भूरे धब्बे थे और बाल इतने लंबे कि चेहरे की एक झलक भी दिखने नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि वो हमें देख रही है, हर एक को अलग अलग, जैसे किसी पुराने परिचित को देखती है। दिल के अंदर कोई अदृश्य हाथ मुट्ठी बनाकर कस रहा था। समीर ने पीछे हटते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और रोहित की सांसें इतनी तेज हो चुकी थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अंकुर की आंखें बंद थी और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ पढ़ रहा हो या किसी से माफी मांग रहा हो। औरत ने अचानक रुककर सिर उठाया और उसी पल पूरे होटल में एक साथ बच्चों के रोने की आवाज गूंज उठी, इतनी तेज कि मुझे अपने कान ढकने पड़े। वो आवाज हर दिशा से आ रही थी, जैसे दीवारों के अंदर से, जैसे फर्श के नीचे से, जैसे हमारी अपनी छाती के अंदर से। औरत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, सफर अधूरा छोड़कर क्यों आए हो? और उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, उसमें थकान थी, जैसे वो सदियों से यही सवाल पूछ रही हो। रोहित ने हिम्मत करके कहा, हमें जाने दो, हमसे गलती हो गई। जवाब में वो हंसी और उस हंसी के साथ ही फर्श पर दरारें पड़ने लगी। उन दरारों से काली ठंडी हवा निकल रही थी, जिसमें सड़ांत और मिट्टी की गंध मिली हुई थी। मैंने देखा दीवार पर लिखे शब्द बदल रहे थे, लौटने का रास्ता रात में नहीं खुलता, अब बदल कर हो गया था। जो रात में रुका वो सुबह नहीं देखता। समीर चिल्लाया, ये सब बंद करो। और जैसे ही उसकी आवाज निकली होटल की छत से, पानी टपकने लगा। लेकिन वो पानी नहीं था, वो गाढ़ा और चिपचिपा था, और जहां गिरता वहां फर्श काला पड़ जाता। अंकुर ने अचानक आंखें खोली और औरत की तरफ देखते हुए बोला, हम यहां घूमने आए थे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। औरत कुछ पल चुप रही, फिर उसने सिर टेढ़ा किया और कहा, कश्मीर मीर देखने आए थे या खुद को भूलने? रोहित की आंखों में आंसू आ गए और शायद पहली बार हम सबको एहसास हुआ कि वो सिर्फ सड़क या होटल नहीं था, वो हमारी कमजोरियों को देख रही थी, हमारे डर, हमारे पछतावे, हमारे वो सच जिन्हें हम दोस्तों से भी छुपाते हैं। तभी अचानक बाहर से गाड़ी के इंजन की आवाज आई, जैसे किसी ने स्टार्ट कर दी हो। हम सब एक साथ दरवाजे की तरफ भागे, जो अब फिर से वहां, लेकिन जैसे ही हमने उसे खोला, बाहर वही सड़क थी जो गोल गोल घूम रही थी, और सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिख रहा था। उसकी आंखें खाली थी, जैसे उनमें कभी रोशनी रही ही ना हो, और उसके होंठ हिल रहे थे। वो बार बार एक ही बात कह रही थी, लौटने का रास्ता तभी मिलता है जब कोई पीछे रह जाए। और ये सुनते ही मेरे दिल में एक ऐसा डर उतरा जिसे मैं नाम भी नहीं दे सकता था, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि हम कैसे बचेंगे, सवाल ये था कि कौन नहीं बचेगा। उसके शब्द हवा में तैरते रहे और हमारे दिमाग में हथौड़े की तरह बजते रहे कि लौटने का रास्ता तभी मिलता है जब कोई पीछे रह जाए। और उस पल हम चारों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा भर गया, ऐसा सन्नाटा जिसमें दोस्ती की हंसी नहीं थी, सिर्फ दिलों की धड़कनें थी जो एक दूसरे से टकरा रही थी। सड़क के बीच खड़ी वो औरत अब पास नहीं आ रही थी, बस खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे यकीन हो कि फैसला हम ही करेंगे और ये खेल उसी का है। रोहित ने गाड़ी की तरफ दौड़ लगाई। इंजन सच में चालू था, हेडलाइट जल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने ड्राइवर सीट पर बैठकर एक्सीलरेटर दबाया, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। पहिए घूम रहे थे,
पर सड़क चिपचिपी लग रही थी, जैसे कीचड़ नहीं बल्कि किसी जिंदा चीज पर फंसी हो। समीर ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख मेरे कानों में आज भी गूंजती है। होटल का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और उसकी दीवारें अब सांस ले रही थी। हां, सांस ले रही थी। हर उभार के साथ दीवारें अंदर बाहर हो रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा फेफड़ा हो। अंकुर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर से ज्यादा पछतावा था। उसने कहा, आदित्य, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। यह रास्ता सिर्फ जगह नहीं बदलता, ये इंसान भी बदल देता है। और तभी सड़क के किनारे लगे पेड़ों से फुसफुसाहट उठी। सैकड़ों आवाजें एक साथ बोल रही थी, नाम पुकार रही थी, वादे कर रही थी, धमकियां दे रही थी। मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे यादें मुझसे छीनी जा रही हो। कॉलेज के दिन, मां का चेहरा, घर की खुशबू, सब धुंधला होने लगा। और उसी धुंध के बीच औरत की आवाज फिर आई, चुनो, समय कम है। समीर घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, मैं नहीं रहना चाहता यहां, मैं घर जाना चाहता हूं। रोहित ने उसे खींचकर उठाया और गुस्से में चिल्लाया, कोई पीछे नहीं रहेगा, हम सब साथ आए हैं, साथ जाएंगे। लेकिन उसकी आवाज में भी वो भरोसा नहीं था जो पहले हुआ करता था, क्योंकि सड़क अब सिकुड़ रही थी, सच में सिकुड़ रही थी। हमारे चारों तरफ गोल दायरा छोटा होता जा रहा था, जैसे कोई फंदा कस रहा हो। अंकुर अचानक आगे बढ़ा और सड़क के बीच खड़ी औरत की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने बहुत धीरे से कहा, अगर किसी को रुकना ही है तो मुझे रुकने दो। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और उसने मेरी उंगलियां धीरे से हटा दी और बोला, दोस्ती का मतलब हमेशा साथ चलना नहीं होता, कभी कभी किसी को रास्ता देना भी दोस्ती होती है। और उसी पल सड़क की सारी आवाजें एक साथ तेज हो गई। हवा घूमने लगी, हेडलाइट झपकने लगी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बलिदान हमें बचाएगा या बस इस छलावे को और मजबूत कर देगा, क्योंकि औरत अब मुस्कुरा नहीं रही थी। वो इंतजार कर रही थी जैसे शिकारी आखिरी कदम का इंतजार करता है। और मुझे पहली बार लगा कि शायद कश्मीर की ये रात किसी एक को नहीं, चारों को तोड़ने आई है। बस अलग अलग तरीकों से अंकुर सड़क की तरफ बढ़ चुका था और हम तीनों ऐसे खड़े थे जैसे हमारे पैर जमीन से चिपक गए हो। मैं उसका नाम चिल्लाना चाहता था, लेकिन गला सूख चुका था। आवाज बाहर ही नहीं आ रही थी। सड़क अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो काली, चमकदार और हल्की हल्की हिलती हुई लग रही थी, जैसे किसी जिंदा चीज की त्वचा हो। और हर धड़कन के साथ वो औरत थोड़ी और साफ दिखने लगी। उसके चेहरे की खाली आंखों में अब परछाइयां तैर रही थी, शायद उन लोगों की जो पहले यहां फंसे थे। अंकुर ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर हमें देखा और उस नजर में डर नहीं था, बस एक अजीब सी स्वीकार रोकती थी, जैसे उसने अपना फैसला बहुत पहले कर लिया हो और अब बस निभा रहा हो। समीर रोते हुए उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसका पैर सड़क पर पड़ा, उसने चीख मार दी और पीछे गिर गया। सड़क ने उसका जूता निगल लिया था, सच में निगल लिया था, जैसे मुंह खोलकर पकड़ लिया हो। रोहित ने मुझे खींचते हुए कहा, पीछे हटो, और हम दोनों किसी तरह समीर को खींचकर वापस लाए। मेरी हथेलियों में जलन थी और दिल में अपराध बोध, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि अगर अंकुर रुका तो शायद हम बच जाएंगे। और यही सोच सबसे डरावनी थी, क्योंकि वो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। औरत ने हाथ उठाया और उसके साथ ही चारों तरफ आवाजें अचानक शांत हो गई, इतनी शांति कि कान बजने लगे। उसने अंकुर से कहा, क्या तुम जानते हो यहां रुकने का मतलब क्या है? अंकुर ने सिर हिलाया और बोला, जानता हूं, यहां रुकने का मतलब खुद को भूल जाना।
लेकिन अगर मेरे भूलने से मेरे दोस्त याद रख पाए कि वो कौन है तो मुझे मंजूर है। उसके शब्द सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि ये छलावा सिर्फ डर का नहीं था, ये इम्तिहान था इंसानियत का, दोस्ती का और उस लकीर का जो सही और गलत के बीच होती है। औरत ने धीरे से उसके माथे को छुआ और जैसे ही उसकी उंगलियां लगी, अंकुर की परछाई सड़क में घुलने लगी। उसका शरीर धुंधला होने लगा, जैसे कोई तस्वीर मिटाई जा रही हो। मैंने चीख कर उसका नाम लिया और उसी पल सड़क ने जोर से झटका खाया। हवा उल्टी दिशा में बहने लगी और अचानक हमारे सामने रास्ता सीधा हो गया, बिल्कुल वैसा जैसा किसी नॉर्मल हाईवे पर होता है। गाड़ी के पहिए आजाद हो गए, होटल गायब हो चुका था, पेड़ पीछे हट चुके थे और कश्मीर की ठंडी हवा अब पहले जैसी लग रही थी। लेकिन अंकुर वहां नहीं था। उसकी जगह सड़क के बीच एक छोटा सा निशान रह गया, जैसे किसी ने उंगली से मिट्टी पर नाम लिखकर मिटा दिया हो। रोहित ने बिना कुछ बोले गाड़ी स्टार्ट की और हम तीनों अंदर बैठ गए। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि हमें डर था कि अगर देखा तो शायद रास्ता फिर से मुड़ जाएगा। गाड़ी आगे बढ़ती रही और सूरज की हल्की रोशनी दूर पहाड़ों के पीछे दिखाई देने लगी। लेकिन मेरे अंदर अंधेरा और गहरा हो गया था, क्योंकि मैं जानता था कि हम बच तो गए हैं लेकिन पूरे नहीं। और ये कश्मीर की आखिरी चाल नहीं थी, क्योंकि कुछ चीजें इंसान को छोड़ती नहीं है, वो उसके साथ सफर करती है, खामोशी में, यादों में और हर उस रात में जब सड़क बहुत ज्यादा शांत हो जाती है। सूरज की पहली रोशनी पहाड़ों के पीछे से निकल रही थी, लेकिन वो रोशनी मेरे अंदर नहीं उतर रही थी। गाड़ी चुपचाप आगे बढ़ रही थी और रोहित के चेहरे पर जमी सख्ती बता रही थी कि वो ड्राइव कर रहा है या भाग रहा है। ये फर्क अब खुद उसे भी नहीं पता था। समीर पीछे की सीट पर सिमटा हुआ बैठा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो देख नहीं रहा था, बस बार बार अपने जूते को देख रहा था, जिसका एक हिस्सा सड़क ने निगल लिया था और वो निशान अब भी वहां था, जैसे सबूत की रात कोई सपना नहीं थी। मैंने सामने देखा, हाईवे बिल्कुल सीधा था, बोर्ड लगे थे, दूरी लिखी थी, सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए। लेकिन हर चीज कुछ ज्यादा ही सही लग रही थी, जैसे किसी ने बहुत मेहनत करके नॉर्मल बना दी हो ताकि कोई सवाल ना उठे। रोहित ने धीमी आवाज में कहा, हम कश्मीर पहुंच गए हैं। और उसी पल मेरे फोन में नेटवर्क आ गया। नोटिफिकेशन की आवाज इतनी तेज लगी कि मैं चौंक गया। स्क्रीन पर घर से मैसेज थे, दोस्तों के ग्रुप की चैट थी, जैसे रात कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अंकुर का नाम कहीं नहीं था, ना कॉल लिस्ट में ना चैट में, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैंने रोहित से कहा, क्या तुम्हें अंकुर का नंबर दिख रहा है? उसने फोन देखा और कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला नहीं, और उसकी आवाज में अजीब सा खालीपन था। समीर ने भी फोन देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, यार हमारे फोटो भी नहीं है जहां अंकुर है, जैसे किसी ने उसे हर जगह से मिटा दिया हो। हम शहर में घुसे लोग दिखने लगे, दुकानें खुली थी, टूरिस्ट घूम रहे थे, हंसी की आवाजें थी। और ये सब देखकर मेरे अंदर गुस्सा उठा कि दुनिया इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती है, जब हमारी रात किसी ने निगल ली थी। हम एक होटल में रुके, इस बार सही होटल उजाला था, लोग थे, रिसेप्शन पर मुस्कुराता हुआ लड़का था। लेकिन जैसे ही मैंने रजिस्टर में नाम लिखने शुरू किए, वहां 3 ही कॉलम भरे जा रहे थे, चौथा अपने आप खाली रह गया। मैंने पेन दबाया, जोर लगाया, लेकिन स्याही नहीं उतरी। रिसेप्शन वाले ने हंसते हुए कहा, सर 3 लोग हैं ना? और उस एक वाक्य ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। कमरे में जाने के बाद समीर ने खिड़की खोली और बाहर झील की तरफ देखने लगा। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर हमने उस रात ढाबे पर ही रुकने का फैसला किया होता तो क्या अंकुर आज हमारे साथ होता?
किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब हम सब जानते थे लेकिन मानना नहीं चाहते थे। रात होते होते मुझे अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई कमरे में है। टीवी बंद था, फिर भी उसमें हल्की सी आवाज आ रही थी, वही फुसफुसाहट, वही नाम पुकारना। मैंने चादर हटाई तो देखा फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो दरवाजे से शुरू होकर मेरे बिस्तर तक आ रहे थे, और आखिरी निशान वही रुका था जहां अंकुर उस रात खड़ा था। मेरे कानों में उसकी आवाज गूंजी, दोस्ती का मतलब कभी कभी किसी को रास्ता देना भी होता है। और उसी पल मुझे समझ आया कि वह पूरी तरह गया नहीं है। कश्मीर का छलावा इंसान को एक जगह नहीं रोकता, वो उसे जिंदगी भर साथ रखता है, यादों में, खामोशी में, और हर उस रात में जब सड़क बहुत ज्यादा सीधी, बहुत ज्यादा शांत और बहुत ज्यादा खाली लगती है। उस रात मैं सो नहीं पाया। आंखें बंद करता तो वही सड़क दिखती जो खुद को मोड़ लेती थी, वही औरत जिसकी खाली आंखों में अनगिनत परछाइयां तैरती थी, और सबसे ज्यादा अंकुर का चेहरा जो धुंधला होता जा रहा था, जैसे याद भी उसका साथ छोड़ रही हो। कमरे की घड़ी चल रही थी, टिक टिक की आवाज हर सेकंड के साथ भारी होती जा रही थी, और मुझे लग रहा था कि समय आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि हमें घूर रहा है। समीर अचानक बिस्तर पर उठकर बैठ गया और हाफते हुए बोला, उसने मुझे पुकारा। मैंने पूछा किसने, तो उसने कांपती उंगली से खिड़की की तरफ इशारा किया। बाहर झील के ऊपर हल्की धुंध थी, और उस धुंध में किसी के खड़े होने का एहसास था। साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन मौजूदगी इतनी गहरी थी कि नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। रोहित ने पर्दा खींच दिया और गुस्से में बोला, बस बहुत हो गया, सुबह होते ही हम यहां से निकलेंगे। लेकिन उसके शब्दों में भरोसा नहीं था, सिर्फ डर से उपजा जोर था। सुबह जब हम उठे तो होटल का स्टाफ बिल्कुल बदला बदला लग रहा था। रिसेप्शन वाला लड़का हमें ऐसे देख रहा था जैसे हमें पहली बार देख रहा हो। ना मुस्कान ना सवाल, बस खाली नजरें बाहर निकले तो देखा झील के किनारे एक पुराना बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, रात के बाद लौटने वालों की गिनती अधूरी रहती है। और नीचे बहुत हल्के से किसी ने खरोच कर 4 नाम लिखे थे, जिनमें से एक नाम आधा मिटा हुआ था। अंकु, मेरी उंगलियां कांपने लगी। समीर ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और कहा, चलो यहां से। अभी उसी पल मुझे एहसास हुआ कि कश्मीर हमें जाने दे रहा है, लेकिन पूरी तरह नहीं। जैसे कोई दरवाजा आधा खुला हो, सफर आगे बढ़ा। दिन में सब कुछ सामान्य दिखता था। पहाड़ खूबसूरत थे, लोग हंस रहे थे, फोटो खींच रहे थे, लेकिन हर तस्वीर में एक अजीब सी खाली जगह रहती थी, जैसे फ्रेम में कोई होना चाहिए था जो नहीं है। रोहित ने गाड़ी रोकी और कहा, यार मुझे लग रहा है कि हम घूम नहीं रहे हैं बल्कि किसी चीज से भाग रहे हैं, और भागते हुए भी हमसे। वो छूट नहीं रही, क्योंकि हर मोड़ पर वही एहसास लौट आता था। रात ढलते ही फिर वही ठंड, वही सन्नाटा, और मुझे लगा जैसे सड़क के किनारे पर छाइया फिर से खिसकने लगी हो। समीर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर वो वापस आना चाहे तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे? और इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, क्योंकि सच ये था कि अब हमें खुद पर भरोसा नहीं रहा था। हमें नहीं पता था कि जो दिख रहा है वो सच है या सिर्फ कश्मीर का अगला छलावा। और मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि ये कहानी यहां खत्म नहीं हो रही, बल्कि धीरे धीरे हमें इस मोड़ तक ला रही है जहां फैसला हमें नहीं बल्कि सड़क को करना होगा कि कौन लौटेगा और कौन हमेशा के लिए याद बनकर रह जाएगा। उस दिन के बाद हमें समझ आ गया था कि कश्मीर अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा था, वो हमारे साथ चलने लगा था, हमारी परछाइयों में, हमारी खामोशी में, और उन सवालों में जिनके जवाब हम जानना नहीं चाहते थे। गाड़ी चल रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे हम आगे नहीं बढ़ रहे बल्कि किसी अदृश्य धागे से बंधे हुए उसी रात की तरफ खींचते जा रहे हो। रोहित बार बार शीशे में पीछे देखता, जैसे उसे डर हो
कि कहीं सड़क फिर से घूम ना जाए। समीर चुप था, जरूरत से ज्यादा चुप, और उसकी यही खामोशी मुझे सबसे ज्यादा डराने लगी, क्योंकि वो वही समीर था जो कभी बिना बोले रह नहीं पाता था। शाम ढलते ढलते आसमान का रंग अचानक बदल गया। बादल इतने नीचे आ गए कि पहाड़ और आसमान के बीच फर्क मिट गया, और उसी धुंध में मुझे फिर वही एहसास हुआ जैसे कोई हमें देख रहा हो, नहीं पीछा नहीं कर रहा, बस देख रहा हो इंतजार में। हमने एक छोटे से गांव के पास गाड़ी रोकी। वहां कुछ लकड़ी के घर थे और बीच में एक बूढ़ा आदमी आग ताप रहा था। रोहित ने उससे रास्ता पूछा तो उसने हमें ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम लोग 3 ही हो ना? उसका यह कहना मेरे सीने में तीर की तरह लगा। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या आपने यहां किसी चौथे को देखा है? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर आग में लकड़ी डालते हुए बोला, यहां जो रात में रुक जाता है वो सबके लिए नहीं बचता। कुछ लोगों के लिए वो याद बन जाता है, कुछ के लिए परछाई और कुछ के लिए रास्ता। और ये कहते हुए उसने सड़क की तरफ देखा जैसे वही असली सुन रही हो। हम वहां से निकल आए, लेकिन उसके शब्द मेरे साथ चिपक गए। रात होते ही फिर वही अजीब आवाजें शुरू हो गई। हवा में नाम घुलने लगे और मुझे साफ सुनाई दिया। अंकुर की आवाज, आदित्य। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, उल्टा और साफ हो गई, जैसे वह मेरे कान के अंदर बोल रहा हो। समीर ने अचानक कहा, वो यही है ना? मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर मुंह खोलता तो शायद सच बाहर आ जाता, और मैं तैयार नहीं था। रोहित ने गाड़ी रोक दी और बोला, अगर वो हमारे साथ है तो सामने आ जाए। और जैसे ही उसने ये कहा, सड़क के बीच एक हल्की सी आकृति बनी, धुंध से निकलती हुई, पूरी नहीं अधूरी, जैसे कोई आधा सपना। अंकुर जैसा, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसकी आंखें खाली थी और चेहरे पर वही शांति थी जो उसने उस रात दिखाई थी। उसने हमसे कुछ नहीं कहा, बस हमें देखा और फिर सड़क के साथ साथ चलने लगा। गाड़ी आगे बढ़ी और वो हमारे बराबर चलता रहा, जैसे रास्ता दिखा रहा हो, जैसे हमें कहीं पहुंचा रहा हो। और मुझे उस पल समझ आया कि उसका रुकना शायद अंत नहीं था, शायद वो अब रास्ता बन चुका था, और ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब उस मोड़ पर आ गया था जहां लौटने का मतलब सिर्फ पीछे जाना नहीं, बल्कि खुद को हमेशा के लिए खो देना था। अंकुर जैसी वो आकृति हमारे बराबर चल रही थी, लेकिन उसके कदमों की आवाज नहीं थी, जैसे वो जमीन को छू ही नहीं रहा हो। रोहित ने स्पीड बढ़ाई तो वह भी तेज हो गया, और जब रोहित ने ब्रेक मारा तो वह भी वही रुक गया, जैसे सड़क और वो एक ही चीज हो। समीर ने कांपती आवाज में कहा, ये अगर सच में अंकुर है तो बोल क्यों नहीं रहा? और उसी पल वो आकृति रुकी और पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी नमी दिखाई दी। उसने होठ हिलाए, लेकिन आवाज नहीं निकली। बस हवा में एक सिहरन दौड़ गई और मेरे दिमाग में सीधे शब्द गूंजे, बिना आवाज के, बिना मुंह के लौटने का रास्ता पास है, लेकिन पूरा नहीं। मैंने सिर पकड़ लिया, क्योंकि यह आवाज कानों से नहीं, सीधे अंदर से आ रही थी। रोहित ने गाड़ी आगे बढ़ाई और अचानक सड़क 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ वही सीधी नॉर्मल हाईवे, दूसरी तरफ संकरी घुमावदार सड़क जो अंधेरे में घुसती जा रही थी, और दोनों के बीच खड़ा था अंकुर, या जो भी वो बन चुका था। उसने अपना हाथ संकरी सड़क की तरफ उठाया। समीर चिल्लाया, नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। लेकिन उसी पल हाईवे वाली सड़क पर लगे बोर्ड गिरने लगे, अक्षर मिटने लगे और रास्ता धुंध में घुलने लगा, जबकि संकरी सड़क अब साफ दिख रही थी, जैसे वो ही असली हो। मेरे दिल में तेज दर्द उठा और मुझे एहसास हुआ कि ये जगह सच को नहीं, बल्कि चुनाव को परखती है। रोहित ने मुझसे पूछा, क्या करें? और पहली बार ड्राइविंग सीट पर बैठा वो लड़का नहीं, बल्कि डरा हुआ दोस्त दिखा, जिसने कभी गलत मोड़ नहीं लिया था। मैंने अंकुर की तरफ देखा और उसकी आंखों में वो सवाल था जो उस रात ढाबे पर शुरू हुआ था।
क्या तुम डर के साथ जी सकते हो या सच के साथ मरने को तैयार हूं? मैंने धीरे से कहा। संकरी सड़क और जैसे ही रोहित ने स्टीयरिंग घुमाया, हाईवे पूरी तरह गायब हो गया। हवा तेज चलने लगी, पेड़ करीब आते गए और सड़क फिर से वही काली चमकदार बन गई। लेकिन इस बार डर के साथ एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। अंकुर की आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी और हमारे सामने रास्ता खुलता गया। लेकिन मुझे पता था कि यह रास्ता हमें घर नहीं बल्कि उस जगह ले जा रहा है जहां इस छलावे की असली कीमत चुकानी होगी। क्योंकि कश्मीर किसी को यूं ही नहीं छोड़ता, वो हर सफर के बदले कुछ ना कुछ हमेशा अपने पास रखता है। और इस बार मुझे डर था कि वो कुछ शायद हम तीनों से लेने वाला है। संकरी सड़क पर उतरते ही हवा का तापमान अचानक गिर गया, जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हो। पेड़ इतने पास आ गए थे कि उनकी टहनियां गाड़ी की छत से टकराने लगी और हर टकराहट पर ऐसा लगता था जैसे कोई हमें रोकने की कोशिश कर रहा हो। अंकुर की वो आकृति अब गाड़ी से आगे चल रही थी, कभी धुंध में घुल जाती, कभी फिर से उभर आती, और हर बार जब वो दिखती मेरे सीने में अजीब सा भारीपन भर जाता, जैसे कोई याद जबरदस्ती वापस लाई जा रही हो। समीर ने धीमी आवाज में कहा, यार, मुझे लग रहा है हम पहले भी यहां आ चुके हैं। और उसके शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में झटका सा लगा, क्योंकि सच में सड़क के मोड़ जाने पहचाने लग रहे थे। वही टूटे हुए पत्थर, वही झुके हुए पेड़, वही सन्नाटा जो चीख से ज्यादा डरावना होता है। कुछ दूर आगे वही ढाबा दिखा जहां से ये सब शुरू हुआ था। वही पीली बल्ब की रोशनी, वही लकड़ी की बेंचें। लेकिन इस बार वहां कोई नहीं बैठा था, ना ढाबे वाला, ना चाय की भांप, बस खालीपन और जली हुई लकड़ी की गंध। रोहित ने गाड़ी रोकी और अंकुर की आकृति वही रुक गई। उसने हमारी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखा, जैसे वह बोलना चाहता हो लेकिन शब्द रास्ता नहीं पा रहे हो। मैंने गाड़ी से उतरते हुए कहा, यह सब यही खत्म करना होगा, क्योंकि अगर शुरुआत यही हुई थी तो शायद अंत भी यही होना चाहिए। ढाबे के अंदर गए तो दीवारों पर नए निशान थे, नाखूनों से खरोंचे हुए, जैसे किसी ने भागने की कोशिश की हो। काउंटर पर वही चाय के कुल्हड़ रखे थे, चारों, लेकिन एक उल्टा पड़ा था, टूटा हुआ। समीर ने कांपते हाथों से उसे उठाया और तभी उसके अंदर से पानी नहीं बल्कि काली रेत गिरने लगी। अंकुर की आवाज मेरे दिमाग में फिर गूंजी, मैं पूरी तरह गया नहीं हूं। मैं उस फैसले में फंसा हूं जो तुम लोग लेने से डर गए थे। और तभी बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। हमने पलटकर देखा, वही औरत ढाबे के बाहर खड़ी थी, लेकिन इस बार वो सड़क से जुड़ी नहीं थी। वो थकी हुई लग रही थी, झुकी हुई, जैसे सदियों का बोझ ढो रही हो। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, हर सफर अधूरा रहता है जब तक सच वापस ना आ जाए। रोहित ने गुस्से और डर में चिल्लाकर कहा, हमें क्या करना होगा? औरत ने मेरी तरफ देखा और कहा, जो लिया गया था उसे याद बनाकर नहीं, सच बनाकर लौटाना होगा, तभी रास्ता खुलेगा। और उस पल मुझे समझ आया कि अंकुर का बलिदान काफी नहीं था। जब तक हम उसे कहानी बनाकर डर में छुपाते रहेंगे, तब तक ये छलावा चलता रहेगा। हमें उसे स्वीकार करना होगा, उसकी याद को नहीं, उसके फैसले को। और ये समझते ही मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत आई, लेकिन उसके साथ एक डर भी कि सच को स्वीकार करने की कीमत अक्सर सर बहुत भारी होती है। और अब जो होने वाला था वो सिर्फ एक दोस्त की वापसी नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की सबसे कठिन कबूलियत होने वाली थी। ढाबे के बाहर खड़ी वो औरत अब पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, ऐसी थकान जैसे सदियों से किसी के फैसले का इंतजार करते करते उसकी आत्मा घिस गई हो। हवा अब ठंडी नहीं बल्कि बोझी लग रही थी, जैसे हर सांस के साथ कोई सवाल अंदर जा रहा हो और जवाब ढूंढ रहा हो। मैंने रोहित
और समीर की तरफ देखा और पहली बार हमें बिना बोले एक ही बात समझ आ गई थी कि अब भागने का कोई मतलब नहीं था। ये जगह हमसे डर नहीं सच मांग रही थी और सच सबसे भारी होता है। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, अंकुर ने अपनी मर्जी से रुकने का फैसला किया था। उसने किसी मजबूरी में नहीं बल्कि हमें बचाने के लिए ऐसा किया। और मेरी आवाज बोलते बोलते भर्रा गई क्योंकि पहली बार मैंने उस बात को जोर से स्वीकार किया था जिसे अब तक हम अपने दिल में दबाए घूम रहे थे। औरत ने मेरी तरफ देखा और उसकी खाली आंखों में पहली बार कुछ चमका, जैसे किसी ने बुझती हुई आग में फूंक मार दी हो। उसने कहा, जब तक तुम उसे खोया हुआ मानते रहोगे रास्ता बंद रहेगा, क्योंकि जो खुद चुनकर रुकता है वो खोता नहीं बनता है। मैंने पीछे मुड़कर उस जगह को देखा जहां अंकुर की आकृति खड़ी थी, लेकिन अब वहां सिर्फ हल्की सी धुंध थी और उस धुंध में उसकी आवाज गूंजी बिना शब्दों के, बिना आवाज के, बस एहसास के रूप में। मैं यही हूं। मैंने कभी छोड़ा नहीं, बस बदल गया हूं। समीर फूट फूट कर रोने लगा और रोहित ने सिर झुका लिया, जैसे उसके कंधों से कोई बहुत पुराना बोझ उतर रहा हो। ढाबे की दीवारें धीरे धीरे साफ होने लगी, खरोच के निशान मिटने लगे और पीली बल्ब की रोशनी अब पहले से ज्यादा स्थिर हो गई। औरत ने पीछे हटते हुए कहा, अब सड़क तुम्हें बांध कर नहीं रखेगी, लेकिन याद रखो जो यहां बदलता है वो बाहर भी वही रहता है। इतना कहकर वो सड़क की तरफ मुड़ी और उसकी परछाई जमीन में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। उसी पल तेज हवा चली और जब हमने आंखें खोली तो ढाबा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी, चाय की खुशबू आ रही थी और दूर किसी ट्रक के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। मैंने एक पल के लिए राहत की सांस ली, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी डर था, क्योंकि मुझे पता था कि ये अंत नहीं है। ये सिर्फ उस सच की शुरुआत है जिसे अब हमें दुनिया के सामने रखना होगा। और जैसे ही हमने गाड़ी स्टार्ट की, सामने का रास्ता पहली बार सच में सीधा दिखा, लेकिन पीछे शीशे में मुझे एक पल के लिए अंकुर का अक्स दिखा जो मुस्कुरा रहा था। नहीं दुख में, नहीं गर्व में, जैसे कह रहा हूं अब आगे बढ़ो, लेकिन मुझे भूलकर नहीं बल्कि मुझे साथ लेकर, क्योंकि कश्मीर का छलावा तभी टूटता है जब कोई उसे कहानी नहीं बल्कि सच्चाई बना देता है। गाड़ी आगे बढ़ी तो इस बार पहियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे सड़क अब खोखली नहीं बल्कि ठोस हो गई हो। रोहित के चेहरे पर पहली बार रात के बाद कुछ हल्कापन दिखा, लेकिन वो हल्कापन खुशी का नहीं था बल्कि उस थकान का था जो किसी भारी सच को स्वीकार करने के बाद आती है। समीर खिड़की से बाहर देख रहा था और उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा खालीपन था, जैसे अंदर कुछ टूट चुका हो और उसकी जगह अभी कुछ भरा नहीं गया हो। मैंने पीछे शीशे में देखा, ढाबा बहुत पीछे छूट चुका था, लेकिन मन अभी वही अटका हुआ था जहां अंकुर खड़ा था, बिना शरीर के, बिना आवाज के, सिर्फ एक फैसले के रूप में रास्ता बनकर। कुछ किलोमीटर बाद हमें एक चेक पोस्ट दिखी जहां दो जवान खड़े थे। उन्होंने गाड़ी रोकी और सामान्य सवाल पूछे, कहां से आ रहे हो, कहां जाना है? रोहित ने जवाब दिया, लेकिन जब जवान ने गाड़ी में झांक कर गिनती की और कहा 3 लोग हैं ना, तो मेरे अंदर कुछ कस गया। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब हमें समझ आ गया था कि दुनिया के लिए हम 3 ही थे। अंकुर अब किसी रजिस्टर में नहीं, किसी पहचान पत्र में नहीं, बल्कि सिर्फ ही हमारे अंदर मौजूद था। आगे बढ़ते ही मौसम बदलने लगा, धूप तेज हो गई और घाटी अपनी खूबसूरती दिखाने लगी, लेकिन उस खूबसूरती में अब मासूमियत नहीं थी। हर पहाड़ मुझे देखता हुआ लग रहा था, हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे सड़क पूछ रही हो, याद है ना हमने क्या लिया था? हमने एक छोटे से ढाबे पर फिर से चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी। इस बार सब कुछ सामान्य था, लोग हंस रहे थे, रेडियो चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने कुल्हड़ उठाया, उसमें चाय के साथ हल्की सी ठंडक महसूस हुई।
वही ठंडक जो उस रात सड़क के पास महसूस हुई थी। मैंने चाय नीचे रख दी और उसी पल समीर ने कहा, यार मुझे लग रहा है कि अगर हम यहां ज्यादा देर रुके तो फिर कुछ गड़बड़ होगी। रोहित ने बिना कुछ कहे बिल चुकाया और हम फिर निकल पड़े। रात फिर से पास आ रही थी और उसके साथ मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि क्या सच को स्वीकार कर लेने से सब खत्म हो जाता है या फिर ये बस एक नई शुरुआत है। क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा गिर रहा था, सड़क के किनारे परछाइयां फिर से लंबी होने लगी थी, लेकिन इस बार वो डराने नहीं बुलाने जैसी लग रही थी, जैसे कोई हमें आखिरी इम्तिहान के लिए तैयार कर रहा हो। और मेरे दिमाग में अंकुर की वही शांत आवाज गूंजी, जी डर खत्म नहीं होता आदित्य, बस उसकी शक्ल बदल जाती है। और मुझे एहसास हुआ कि कश्मीर का छलावा अब बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर जगह बना चुका था, और अब इससे भागने का कोई रास्ता नहीं था, बस इसके साथ जीना सीखना था। रात पूरी तरह उतर चुकी थी, लेकिन इस बार अंधेरा पहले जैसा बेरहम नहीं लग रहा था। फिर भी उसकी मौजूदगी भारी थी, जैसे कोई चुपचाप पीछे चल रहा हो, बिना कदमों की आवाज के, बिना किसी निशान के। गाड़ी की हेडलाइट सामने की सड़क को चीरती जा रही थी और हर मोड़ पर मुझे लगता था कि कुछ दिखाई देगा, लेकिन कुछ भी साफ नहीं होता था, बस एहसास रहता था। रोहित ने रेडियो चलाने की कोशिश की तो एक पल के लिए आवाज आई, फिर अचानक बंद हो गई और उसी खामोशी में किसी ने बहुत धीमे से कहा, आगे बढ़ते रहो। समीर ने मेरी तरफ देखा और बोला, तुमने सुना? मैंने सिर हिलाया, क्योंकि झूठ बोलने की ताकत अब मुझ में नहीं थी। कुछ दूर आगे एक पुल आया, पुराना लकड़ी का पुल जिसके नीचे काली नदी बह रही थी। पानी की आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत नीचे से फुसफुसा रहा हो। गाड़ी पुल पर चढ़ते ही हल्की सी कांपने लगी और मुझे याद आया कि लोकल कहानियों में कहा जाता है कि कुछ पुल सफर नहीं फैसले लेते हैं। बीच पुल पर पहुंचते ही गाड़ी अपने आप रुक गई। इंजन चालू था लेकिन पहिए जाम हो गए। हवा अचानक ठंडी हो गई और उसी ठंड में मुझे अंकुर की मौजूदगी फिर महसूस हुई। इस बार डर के साथ नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह, जैसे वह कहना चाहता हो, यहां ध्यान रखना। रोहित ने घबराकर कहा, फिर से वही सब तो नहीं हो रहा। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अगर कुछ लेना है तो ले लो, लेकिन अब किसी और को नहीं। तभी नदी के ऊपर धुंध जमी और उस धुंध में कई चेहरे उभरे, अनजान, थके हुए, उदास, और उनके बीच एक जाना पहचाना चेहरा अंकुर का। लेकिन अब वो अधूरा नहीं था, पूरा था, शांत था। उसने हमारी तरफ देखा और बहुत हल्के से सिर हिलाया, जैसे इशारा कर रहा हो। पुल के पार रोहित ने धीरे से एक्सेलरेटर दबाया और इस बार गाड़ी चल पड़ी जैसे किसी ने रास्ता खोल दिया हो। पुल पार करते ही हवा हल्की हो गई और मेरे अंदर भी कुछ ढीला पड़ा, जैसे कोई गांठ खुल गई हो। समीर ने राहत की सांस ली और कहा, शायद अब सब खत्म हो रहा है। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर था, क्योंकि मैं जानता था कि जो कहानी इतनी गहराई से अंदर उतर चुकी हो, वो यूं ही खत्म नहीं होती। वो इंसान के साथ चलती है, बदलती है और कभी कभी लौटकर आखिरी सवाल पूछती है। और वो सवाल अब सामने था कि जब हम वापस अपनी जिंदगी में लौटेंगे तो क्या हम वही रह पाएंगे, या कश्मीर का ये छलावा हमें हर रोज थोड़ा थोड़ा बदलता रहेगा, बिना बताए, बिना शोर किए। बस खामोशी से पुल पार करने के बाद सड़क पहले से ज्यादा चौड़ी और साफ लगने लगी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर हमें भरोसा दिलाने के लिए सब कुछ ठीक कर दिया हो। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक हल्की सी बेचैनी बनी हुई थी, जो बार बार याद दिला रही थी कि यहां कुछ भी यूं ही ठीक नहीं होता। रोहित अब भी दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़े था। उसकी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थी और माथे पर पसीना चमक रहा था। समीर ने सीट से पीठ टिकाई और आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी पलकों की हल्की थरथराहट बता रही थी
कि उसे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि वो उन चीजों से भागने की कोशिश कर रहा था जो आंख बंद करते ही साफ दिखने लगती है। मैंने बाहर देखा तो पहाड़ अब पीछे छूटते जा रहे थे और घाटी धीरे धीरे खुलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कश्मीर हमें विदा कर रहा हो। लेकिन बिना मुस्कुराहट के, बिना किसी अलविदा के कुछ किलोमीटर चलने के बाद हमें एक छोटा सा साइन बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं। और उसी पल मेरे दिल में अजीब सी कसक उठी, क्योंकि यही वो शब्द थे जो हर सफर के अंत में दिखते हैं, लेकिन हमारे सफर का अंत किसी बोर्ड पर नहीं लिखा जा सकता था। अचानक समीर ने आंखें खोली और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि वो अब आजाद है? मैंने समझ लिया वो किसके बारे में पूछ रहा है, और मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो आजाद तभी हुआ जब हमने उसे खोया हुआ मानना छोड़ दिया। रोहित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू चुपचाप गिरा और स्टीयरिंग पर टपक गया, जैसे उस आंसू में सारी रात की थकान घुल गई हो। तभी गाड़ी के शीशे पर हल्की सी उंगलियों के खटखटाने जैसी आवाज आई। दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन जब मैंने देखा तो बाहर कुछ नहीं था, बस हमारी ही परछाइयां चलती हुई दिख रही थी। लेकिन उनमें एक चौथी परछाई भी थी जो बाकी तीन से थोड़ी अलग थी, थोड़ी ज्यादा सीधी, थोड़ी ज्यादा शांत। समीर ने भी देख लिया और बिना डरे कहा, वो अभी भी साथ है ना? मैंने सिर हिलाया, क्योंकि अब डर की जगह एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे किसी ने कहा हो कि अकेले नहीं हूं। जैसे ही सूरज पूरी तरह निकल आया, वो चौथी परछाई धीरे धीरे हल्की होती गई और फिर गायब हो गई। लेकिन उसके जाने के साथ ही मेरे सीने में एक खाली जगह रह गई, जो शायद कभी पूरी नहीं भर पाएगी। हमने आखिरी बार पहाड़ों की तरफ देखा और बिना रुके आगे बढ़ते रहे, क्योंकि अब रुकने का मतलब फिर से सवालों में फंसना था। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब मिलने के बाद इंसान को बस आगे बढ़ जाना चाहिए, चाहे वो जवाब कितने ही भारी क्यों ना हो। हम कश्मीर की सरहद पार कर चुके थे, लेकिन मेरे अंदर अब भी वही ठंड जमी हुई थी जो उस पहली रात सड़क पर उतरी थी। जैसे जिस्म आगे निकल आया हो और आत्मा अब भी पीछे कहीं मोड़ पर खड़ी हो। रोहित ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी थी। शायद उसे लग रहा था कि तेज चलने से यादें पीछे छूट जाएंगी, लेकिन यादें सड़क नहीं होती जिन्हें मोड़ पर छोड़ दिया जाए। वो तो इंसान के साथ सीट पर बैठ जाती है। समीर ने मोबाइल निकाला और पहली बार रात के बाद किसी को कॉल करने की कोशिश की। घंटी गई, दूसरी तरफ आवाज आई, घर की आवाज, और उस आवाज ने उसे तोड़ दिया। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस फोन कान से लगाए रोता रहा, और मुझे लगा शायद यही सबसे सच्चा पल था इस सफर का, जब डर नहीं था, बस नुकसान था। कुछ देर बाद उसने फोन काटा और बहुत धीमे से कहा, उन्हें सब ठीक लग रहा है, जैसे मैं कभी गया ही नहीं। और ये सुनकर मेरे अंदर अजीब सा खालीपन फैल गया, क्योंकि हम जानते थे कि सब कुछ ठीक नहीं है, बस दुनिया को पता नहीं है। सड़क अब सीधी और व्यस्त थी, ट्रक, बसें, लोग, सब सामान्य। लेकिन हर गुजरती गाड़ी के शीशे में मुझे लगता था कोई हमें पहचान रहा है, जैसे कोई कह रहा हो, तुम वहीं से आए हो ना, जहां से सब वापस नहीं आते। तभी एक मोड़ पर हमें वही औरत दिखी, इस बार सड़क के बीच नहीं, बल्कि किनारे खड़ी, बिल्कुल आम कपड़ों में, जैसे कोई लोकल हो। मैं चौंक गया, लेकिन रोहित ने भी उसे देखा। गाड़ी अपने आप धीमी हो गई और उस औरत ने हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब खालीपन नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस हल्का सा सिर झुकाया, जैसे अलविदा कह रही हो, और हम आगे बढ़ गए। किसी ने ब्रेक नहीं मारा, किसी ने पलटकर नहीं देखा, क्योंकि हम जानते थे कि कुछ अलविदा ऐसे होते हैं जिन्हें देख लिया तो फिर लौटना पड़ता है। कुछ किलोमीटर बाद अचानक मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आया। बिना नेटवर्क की समस्या के, बिना किसी गड़बड़ी के, एक नई फोटो सेव हुई थी।
मैंने कांपते हाथों से गैलरी खोली। तस्वीर हमारी थी, ढाबे पर ली गई, वही चारों दोस्त, वही कुल्हड़, वही पीली रोशनी। लेकिन इस बार अंकुर साफ दिख रहा था, मुस्कुराता हुआ, पूरा मौजूद, और फोटो के नीचे एक लाइन लिखी थी जो हमने नहीं लिखी थी। सफर खत्म नहीं होता, बस देखने का तरीका बदल जाता है। मैंने फोन बंद कर दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें ज्यादा देर देखा जाए तो इंसान खुद को खो बैठता है। और हमें अभी अपनी जिंदगी में लौटना था, उस जिंदगी में जहां लोग सवाल नहीं पूछते, जहां कहानियां सिर्फ कहानियां होती हैं, और जहां कश्मीर का छलावा सिर्फ एक नाम लगता है। लेकिन मेरे लिए वो अब एक एहसास बन चुका था जो हर लंबी सड़क, हर सुनसान रात और हर उस पल में लौट आता है जब मैं सोचता हूं कि अगर उस रात हमने गाड़ी रोक दी होती तो शायद सब कुछ अलग होता, या शायद बिल्कुल वही होता। क्योंकि कुछ सफर इंसान खुद नहीं चुनता, वो उसे चुन लेते हैं। घर लौटने के बाद सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। वही सड़कें, वही आवाजें, वही रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन मेरे लिए हर चीज में एक हल्की सी दरार आ चुकी थी, जैसे दुनिया ऊपर से सही दिखती हो लेकिन अंदर कुछ खिसक गया हो। रोहित अपने घर चला गया, समीर भी अपने शहर निकल गया, और मैं अकेला अपने कमरे में बैठा सूटकेस खोलता रहा, बिना सामान निकाले, क्योंकि हर कपड़े के साथ कोई ना कोई याद चिपकी हुई थी जिसे छूने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रात को जब लाइट बंद की तो अंधेरा डरावना नहीं था, लेकिन बहुत गहरा था, इतना गहरा कि उसमें सोच साफ सुनाई देती थी। और उसी खामोशी में मुझे फिर लगा जैसे कोई मेरे कमरे में है नहीं। दिख रहा था ना आवाज थी, बस मौजूदगी थी। वही जानी पहचानी मौजूदगी जो अब डर नहीं लगाती थी लेकिन बेचैन कर देती थी। अगले दिन कॉलेज गया तो सब ने ट्रिप के बारे में पूछा। मैंने मुस्कुराकर बस इतना कहा, अच्छा था, और किसी ने आगे सवाल नहीं किया, जैसे सबको वही जवाब काफी लगा हो। कैंटीन में बैठा तो 4 कुर्सियों वाली टेबल पर हम 3 ही बैठे थे। चौथी कुर्सी खाली थी, लेकिन किसी ने उसे हटाया नहीं, और ना ही किसी ने पूछा क्यों खाली है। समीर ने अचानक कहा, तुम्हें भी लगता है कि हम अधूरे लौटे हैं? मैंने सिर हिलाया, क्योंकि सच यही था। हम बचे थे लेकिन पूरे नहीं थे। अंकुर की कमी किसी आवाज की तरह नहीं, बल्कि एक खामोशी की तरह हमारे बीच रहती थी, जो हर बातचीत के बीच में आकर बैठ जाती थी। कुछ दिन बाद मैंने फिर से वही फोटो देखी, ढाबे वाली। इस बार उसमें कोई लाइन नहीं थी, बस अंकुर की आंखें अलग लग रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। और उसी रात मुझे सपना आया। नहीं, सपना नहीं, बल्कि वही सड़क, वही धुंध, और अंकुर मेरे सामने खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखा और मेरे हाथ में कुछ रखा। वो चाबी थी गाड़ी की, वही चाबी जो उस रात खो गई थी। मैं हड़बड़ा कर जाग गया और देखा मेरे हाथ में सच में चाबी थी। ठंडी, भारी, असली। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि यह सब सिर्फ यादों में नहीं था। वो अब भी हमारे और इस दुनिया के बीच कहीं अटका हुआ था, और शायद अब वो चाहता था कि हम उसका अधूरा काम पूरा करें, क्योंकि कुछ बलिदान तभी पूरे होते हैं जब उन्हें भुलाया नहीं बल्कि निभाया जाए। और मुझे डर था कि अगला सफर हमारे पैरों से नहीं बल्कि हमारी नियति से शुरू होने वाला था। उस चाबी को हाथ में पकड़े मैं देर तक बैठा रहा। ठंड अब मेरी हथेली से होते हुए नसों में उतर रही थी, जैसे वो सिर्फ धातु नहीं बल्कि किसी फैसले की याद हो जिसे वापस लौटा दिया गया हो। मैंने रोशनी जलाई। चाबी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रोहित की गाड़ी की थी। वही घिसे हुए दांत, वही हल्का सा टेढ़ापन, और उस पर जमी मिट्टी जो किसी कमरे की नहीं बल्कि सड़क की थी। मैं समझ गया था कि यह सपना नहीं था, और अब इनकार करने की गुंजाइश भी नहीं बची थी। मैंने रोहित और समीर को फोन किया। दोनों ने पहली रिंग पर उठाया, जैसे
वो पहले से कॉल का इंतजार कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं पूछा, बस कहा चाबी आ गई है, और दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी के बाद रोहित की भारी आवाज आई मेरे पास भी, और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है। हम तीनों के बीच वो धागा अब भी टूटा नहीं था। शाम होते होते हम फिर उसी शहर में मिले जहां से कभी कॉलेज की मस्ती शुरू हुई थी। लेकिन आज हंसी नहीं थी, बस आंखों में सवाल थे और दिल में डर। हमने चाबी टेबल पर रखी और तीनों उसे ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई नक्शा हो जो आगे का रास्ता बताए। समीर ने बहुत धीमे से कहा, शायद वो चाहता है कि हम वापस जाएं। रोहित ने सिर हिलाया और बोला, या शायद वो चाहता है कि हम उसकी जगह किसी और को जाने से रोके। ये बात सुनकर मेरे अंदर कुछ काम गया, क्योंकि पहली बार मुझे समझ आया कि अंकुर का रुकना सिर्फ हमारे लिए नहीं था, वो एक जिम्मेदारी बन चुका था। रात को हम देर तक बैठे रहे, बातें कम थी, खामोशी ज्यादा, और उसी खामोशी में मुझे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार डराने वाली नहीं, बल्कि बुलाने वाली, जैसे कोई कह रहा हो देर हो रही है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी, लेकिन स्ट्रीट लाइट के नीचे एक पल के लिए 4 परछाइयां दिखी। 3 हमारी और चौथी थोड़ी पीछे खड़ी शांत स्थिर, जैसे इंतजार में हो। समीर ने भी देख लिया और बिना घबराए बोला, वो हमें छोड़ने नहीं आया है, वो हमें लेने आया है। और इस बार शब्दों में डर नहीं था, बस सच्चाई थी। हमें पता था कि अगर हम इस बार गए तो शायद लौटना वैसा नहीं होगा जैसा पहले था, लेकिन अगर नहीं गए तो ये अधूरापन जिंदगी भर पीछा करेगा। और कुछ अधूरेपन इंसान को धीरे धीरे अंदर से खा जाते हैं। अंत में रोहित ने चाबी उठाई और कहा, सुबह निकलते हैं। और उस एक वाक्य के साथ ही मेरे दिल में अजीब सी शांति उतर आई, जैसे फैसला डर के बावजूद सही हो, क्योंकि कुछ रास्ते डर से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से चुने जाते हैं। और मुझे एहसास हुआ कि कश्मीर का छलावा अब हमें डरा नहीं रहा था, वो हमें पुकार रहा था। आखिरी बार नहीं, बल्कि पूरा होने के लिए सुबह की पहली रोशनी के साथ हम तीनों फिर गाड़ी में बैठे थे। लेकिन इस बार माहौल अलग था। ना हंसी थी, ना बेवजह का डर, बस एक गंभीर शांति थी, जैसे हम किसी मौज मस्ती के लिए नहीं बल्कि किसी अधूरे वाक्य को पूरा करने निकले हो। रोहित ने चाबी घुमाई तो इंजन की आवाज बिल्कुल वैसी ही आई जैसी पहली बार आई थी, लेकिन इस बार वो आवाज भागने की नहीं बल्कि लौटने की लग रही थी। रास्ता वही था, लेकिन एहसास अलग, जैसे सड़क हमें पहचान रही हो और इस बार विरोध नहीं कर रही हो, जैसे कह रही हो, अब समझ आ गया है तो आ जाओ। कश्मीर की वादियां फिर सामने थी, उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही शांत, लेकिन अब उनमें छल नहीं था, सिर्फ गहराई थी। हमने वही ढाबा फिर देखा, लेकिन इस बार वहां कोई डर नहीं था, वही ढाबे वाला था, वही चाय, वही पीली रोशनी। उसने हमें देखकर बस इतना कहा, देर कर दी, और हमें समझ आ गया कि वो देर रात की नहीं थी, समझ की थी। हम आगे बढ़े और उसी जगह पहुंचे जहां अंकुर रुका था। सड़क इस बार इंसान नहीं बनी, ना कोई औरत दिखी, ना धुंध आई, बस एक हल्की सी हवा चली और मेरे दिल में अजीब सा सुकून उतर गया। मैंने आंखें बंद की और पहली बार डर के बिना कहा, तुमने जो किया वो कुर्बानी नहीं था, वो चुनाव था, और हम उसे निभाने आए हैं। उसी पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो, ना ठंडा ना भारी, बस अपनापन। और फिर वो एहसास धीरे धीरे हल्का होता गया। रोहित ने गाड़ी मोड़ी और इस बार सड़क सच में सीधी थी, कोई मोड़ नहीं, कोई छलावा नहीं, सिर्फ आगे का रास्ता। हम लौट आए थे, लेकिन इस बार पूरे होकर, क्योंकि हमने डर से भागकर नहीं बल्कि सच को स्वीकार करके स्वर पूरा किया था। अंकुर हमारे साथ नहीं था, लेकिन वो खोया भी नहीं था। वो अब उस हिस्से में था जहां डर खत्म होता है
और जिम्मेदारी शुरू होती है। आज जब मैं ये कहानी सुना रहा हूं तो इसलिए नहीं कि लोगों को डराऊं, बल्कि इसलिए कि कोई और उस रात की तरह बिना समझे सफर पर ना निकले, क्योंकि कश्मीर की रातें खूबसूरत है, लेकिन वो उन्हीं को रास्ता देती है जो अपने डर से भागते नहीं बल्कि उसे पहचान कर आगे बढ़ते हैं। और अगर कभी रात की सड़क बहुत ज्यादा शांत लगे और आपको लगे कि कोई साथ चल रहा है तो डरिए मत। शायद वो छलावा नहीं बल्कि किसी अधूरे सच की याद हो जो आपको सही मोड़ दिखाने आए हो, क्योंकि हर कहानी का अंत डर से नहीं बल्कि समझ से होता है। और हमारा सफर वही खत्म हुआ जहां हमें शुरू से रुकना नहीं बल्कि समझना था।